कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अचानक से नासा वालों को स्पेस में एक दिन एक स्पेसशिप दिखाई दिया जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और धीरे धीरे अब वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। और फिर जैसे ही वो स्पेसशिप धरती के पास आया तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उसके कुछ कुछ पार्ट धरती पर गिरने लगे जिनमें कुछ सुपरनेचुरल पावर्स थी। साथ ही धरती के बाहर का ऑब्जेक्ट होने की वजह से उसके अंदर काफी ज्यादा रेडिएशन भी था जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को इफेक्ट कर रहा था और उन्हें काफी सारी पावर्स भी दे रहा था। और क्योंकि ये चीज सही नहीं थी इसी वजह से दुनिया की दो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन साथ में आती हैं जिसमें से एक का नाम था CIA और दूसरे का नाम था M16। उन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपने दो सबसे बेहतरीन एजेंट्स को इस काम में लगा दिया था कि वो इस केस से रिलेटेड सारी चीजों को स्टडी करे और साथ ही स्पेसशिप के उन पार्ट्स को भी ढूंढे जिन्हें अभी के टाइम पर डिब्बीज बोला गया था। अब वहाँ से सीन एक बहुत ही बड़े माफिया पर आता है क्योंकि एक डीलर के पास आया हुआ था ताकि वो उससे डिब्बीज का एक टुकड़ा खरीद सके। और उन दोनों की मीटिंग चली रही थी कि तभी अचानक से ही हम लोग नीचे फिनोला और साथ ही ब्रायन नाम के दो ऑफिसर्स को देख पाते हैं जो कि अपनी टीम के साथ उस होटल में आ गए थे जहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी। ब्रायन और फिनोला असल में वही दो एजेंट थे जिन्हें MI6 और साथ ही CIA ने रिक्रूट करा हुआ था ताकि वो इस केस से रिलेटेड सभी चीजों पर छानबीन कर सके। फिनोला MI6 से थी और ब्रायन CIA से। इस बारे में जैसे ही उस माफिया को पता चलता है तो वो तुरंत अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है और उस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि वो डीलर भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही वो डीलर माफिया और उसके साथी के पीछे भागकर एक रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि माफिया और साथी उसका साथी अचानक से ही डिब्बीज के टुकड़े को खाते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं पर चले जाते हैं। अभी के समय पर उस डीलर के पास भी एक डिब्बीज का टुकड़ा मौजूद था और वो पुलिस के हाथों में नहीं आना चाहता था, इसीलिए सबसे पहले वो उस डिब्बीज के टुकड़े को एक ड्रॉर में छुपा देता है और तुरंत ही वहाँ की बिल्डिंग से जंप कर सुसाइड कर लेता है। जिसके थोड़ी देर बाद हम लोग होटल में काम करने वाली एक औरत को देख पाती हैं क्योंकि जब उस ड्रॉर को खोलती है तो उससे वहाँ पर वो डिब्बीज का टुकड़ा मिल जाता है क्योंकि जैसे ही जमीन पर गिरता है वैसे ही वो जमीन से थोड़ा ऊपर फ्लोट करने लगता है। ये देखकर वो बढ़कर उसे उठाने की कोशिश करती है पर जैसे ही वो उसे छूती है वैसे ही वो अचानक से ही 14 फ्लोर से जमीन पर आकर गिरती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और ऐसा उस डिब्बीज के टुकड़े की वजह से ही हुआ था क्योंकि जैसे ही उस लड़की ने उसे छूने की कोशिश करी वैसे ही वो अचानक से ही दीवार से आर पार चली गई और नीचे आकर गिर गई। फिनोला और ब्रायन ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती हैं और तुरंत ही अपने साथ मौजूद साइंटिस्ट की मदद से उस डिब्बीज के टुकड़े के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को निकाल लेते हैं जिससे वो डिब्बीज का टुकड़ा न्यूट्रलाइज होकर एक नॉर्मल मेटल बन जाता है। और तब उन दोनों की बातों से हम लोग ये बात भी जान पाती हैं कि उन दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा डिब्बीज के टुकड़ों को इकट्ठा करने का काम भी दिया गया था ताकि उनके पास मौजूद साइंटिस्ट की टीम उन डिब्बीज के टुकड़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। वहीं हम कैरन नाम के एक छोटे से लड़के को एक औरत के साथ कार में कहीं पर जाते हुए देखते हैं पर अचानक से ही उस औरत की आंखों से खून आने लगता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। अब आमतौर पर अगर किसी और बच्चे के साथ ऐसा हुआ होता तो उसकी पटकी 4 से 64 हो जाती, पर यहाँ पर हम लोग कैरन को देखते हैं जिससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत ही गाड़ी के गेट को खोलकर बाहर निकल जाता है। पर तभी अचानक से ही उस औरत की बॉडी भी फ्लोट करते हुए गाड़ी से बाहर आ जाती है और हवा में उड़ती हुई कहीं पर जाने लगती है। वहाँ से सीन अब सीधा फिनोला और साथी ब्रायन पर आता है जिनको जब इस केस के बारे में पता चलता है तो वो दोनों फ्लाइट से उस सिटी में जाने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में उन दोनों की बातों से हम लोग ये बात जान पाती हैं कि असल में फिनोला के पिता एक साइंटिस्ट थे जो कि डिब्बीज के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे पर बाद में एक माफिया ने उन्हें जान से मार दिया था। पर अभी के लिए वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते और अभी सुबह सीधा ही उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर अभी भी उस औरत की बॉडी लगातार हवा में फ्लोट कर रही थी और एक वायर से उसका स्वेटर अटक जाने की वजह से एक ही जगह पर कॉन्स्टेंटली अटकी हुई थी। तब ब्रायन को सोचते हुए उस औरत के स्वेटर को वायर से फ्री कर देता है और जब वो उस औरत की बॉडी का पीछा करता है तो वो एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर हवा में और भी काफी सारी बॉडीज तैर रही थी और सभी की सभी अनकॉन्शियस थी, जो देखने के बाद फिनोला और साथी ब्रायन दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। जिसके बाद जब उन बॉडीज के ऊपर टेस्ट करे जाती हैं तो ये बात सामने आती है कि वो लोग असल में मरे नहीं थे, बस वो लोग एक तरह से कोमा में चले गए थे जहाँ पर उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था पर वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते थे और ना ही कुछ बोल सकते थे। अब ये बात जानने के बाद फिनोला और ब्रायन तुरंत ही उस औरत के बारे में पता करना चालू कर देते हैं। तब उन्हें एक स्टोर की CCTV फुटेज में एक लड़का दिखाई देता है जो कि कोई और नहीं बल्कि कैरन था और वो अचानक से उस औरत के पास आया था और बाद में वो औरत अजीब तरह से बिहेव करने लग गई थी और उसने कैरन को अपनी गाड़ी में बैठा लिया था। अब क्योंकि उस औरत के बारे में और कोई क्लू मौजूद नहीं था इसीलिए फिनोला और साथी ब्रायन कैरन के घर के बारे में पता करते हुए कैरन के घर में पहुंच जाते हैं जो कि एक जंगल टाइप एरिया में था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेन डिब्बीज का टुकड़ा भी गिरा हुआ था। अब उस डिब्बीज के टुकड़े को देखने के बाद वो लोग कैरन के घर में चली जाती हैं जहाँ पर जाने के बाद उन्हें कैरन की माँ की बॉडी भी दिखाई देती है जो कि उसी तरह से अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी जैसे कि बाकी सभी लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी, जिससे इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा आसान था कि उस जगह पर जितनी भी अननेचुरल चीजें हो रही थी वो सारी की सारी उसी जगह से चालू हुई थी। अब कैरन के घर की तलाशी लेने पर फिनोला और ब्रायन को पता चलता है कि कैरन की बस एक बड़ी बहन है जो कि शहर में रहती थी और घर में कैरन भी मौजूद नहीं था
और ये बात सच में बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उनके हिसाब से कैरन को उसके घर पर ही होना चाहिए था। खैर तभी अचानक से ही फिनोला और साथ ही ब्रायन के पास उन सभी लोगों की रिपोर्ट्स भी आ जाती है, जो कि उस औरत की बॉडी के साथ हवा में तैरते हुए मिले थे। उन सभी लोगों में ये बात कॉमन थी कि कोमा में जाने से पहले उन सभी लोगों को आखिरी बार कैरन के साथ ही देखा गया था, जिसके बाद ही वो कोमा में चले गए थे। अब ये बात तो शॉकिंग थी ही, पर बाद में जब कैरन की बहन आइला को कॉल करा जाता है तब और ज्यादा शॉकिंग न्यूज सामने आती है कि असली में कैरन तो आज से 7 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट के दौरान मारा गया था। और ये बात जानने के बाद अब फिनोला और ब्रायन के तो तोते उड़ गए थे, और साथ ही अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने अब तक जिस भी कैरन के बारे में सुना है वो कैरन कौन था। वही दूसरी तरफ हम लोग कैरन को देख पाते हैं, जो कि अब एक दूसरी औरत की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ हम लोग फिनोला को देखते हैं, जो कि उस डिब्रीज के टुकड़े के पास जाती है, जो कि कैरन के घर के पास मौजूद था। लेकिन उस डिब्रीज के पास जाते ही अचानक से उसे उसकी माँ के विजन्स आने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो गई थी। साथ ही अब उसे ये बात भी समझ में आ जाती है कि वो डिब्रीज अपनी पावर की मदद से लोगों की यादों में जा सकता है, और उसी डिब्रीज की मदद से ही कैरन की माँ ने एक हफ्ते पहले अपनी बेटे को जिंदा करा होगा। पर बाद में डिब्रीज ने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कैरन की मदद से ही उन लोगों के एनर्जीज को सोखना चालू कर दिया होगा, जिनके साथ कैरन कांटेक्ट में आता था। तब तक आइला भी वहाँ पर आ गई थी, और जैसे ही आइला और साथ ही ब्रायन आपस में बातें करने लगती हैं, तो फिनोला भी उनके पास जाकर उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में बताती है। तभी अचानक से उनके पास ये खबर आती है कि कैरन को अभी के समय पर एक औरत के साथ देखा गया था, जो कि उसे अपना बेटा बता रही थी। पर बाद में ही अचानक से ही वो खुद भी अनकॉन्शियस हो गई, और बाद में उसकी बॉडी भी हवा में फ्लोट करने लगी, जो जानकर वो तीनों तुरंत ही उस लोकेशन पर जाने लगते हैं। तब हम लोग कैरन के घर के बाहर उसी माफिया और साथ ही उसके साथी को देख पाते हैं, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो दोनों असल में वहाँ पर कैरन के घर के पास मौजूद डिब्रीज के टुकड़े को चुराने के लिए आए हुए थे। पर तभी अचानक से ही वहाँ पर मौजूद पुलिस वालों की नजर उन दोनों के ऊपर पड़ जाती है, और वो उनके ऊपर फायर करना चालू कर देते हैं। लेकिन इस बार भी माफिया और उसका साथी अपने पास मौजूद डिब्रीज का एक छोटा सा टुकड़ा खाती हैं, और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर पास की एक जगह पर चली जाती हैं। लेकिन उस दौरान हम लोग माफिया के साथी को देखते हैं, जो कि धोखे से एक पिलर के अंदर टेलीपोर्ट हो गया था। और क्योंकि अब उस बंदे को वहाँ से निकालना पॉसिबल नहीं था, और साथ ही माफिया इस बात को जानता था कि वो उस आदमी को फिनोला और साथ ही ब्रायन के हाथ में नहीं लगने दे सकता, इसीलिए वो अपने साथी को जान से मारकर तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। पर उसकी गन शॉट की आवाज सुनकर वहाँ पर फिनोला और ब्रायन भी आ जाती हैं, जो पास की एरिया में थी। पर सब पुलिस वालों की तरह वो लोग भी टाइम पर नहीं पहुँच पाती, और जब तक वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक माफिया का साथी मारा जाता है। अब उनके हाथ में माफिया और उसके काम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लगी थी, पर उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि कैरन की माँ कैरन की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और इसीलिए जब वो डिब्रीज के कांटेक्ट में आई तो डिब्रीज की पावर की वजह से कैरन वापस आ गया। और इसीलिए कैरन जब भी किसी औरत को कंट्रोल करता था तो वो औरत अपने आप ही कैरन को अपना बेटा मानने लगती थी, और इस बात का मतलब साफ था कि ये सब कैरन की माँ की वजह से ही चालू हुआ था, और उसकी मदद से ये सब बंद करा जा सकता था। तब इस बात को एक्सप्लेन करते हुए फिनोला आइला को समझाती है कि अगर आइला किसी तरह से अपनी माँ को इस बात पर यकीन दिलवाने में सफल हो जाती है कि कैरन अब मर चुका है और वो जिस दुनिया में है वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश है, तो सब कुछ वापस से सही हो जाएगा। तब आइला भी इस चीज को ट्राई करती है और अपनी माँ से इमोशनली बातें करते हुए उन्हें इस बात पर यकीन दिलवा देती है कि कैरन अब जिंदा नहीं है, और वो जहाँ पर भी है वो बहुत ज्यादा खुश है। और फिर जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही कैरन की मौसम में बाकी के सारे लोग जो कैरन के कांटेक्ट में आकर अनकॉन्शियसनेस में चले गए थे वो सब उठ जाते हैं, और साथ ही उनकी हालत भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग नकली सस्ते और टिकाऊ कैरन को देखते हैं, जो कि अचानक से ही गायब हो जाता है। और अब क्योंकि ये केस सॉल्व हो गया था, इसीलिए फिनोला और ब्रायन भी अपनी टीम के साथ जाकर कैरन के घर के पास मौजूद डिब्रीज को न्यूट्रलाइज करते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बट रास्ते में ब्रायन को उसके बॉस मैडॉक का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद ब्रायन को ये बात पता चलती है कि असल में वो माफिया जिसको अभी तक हम लोग देखते आ रही थी उसे कुछ समय पहले ही एयरपोर्ट पर एक साइंटिस्ट के साथ देखा गया था, और वो साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि जॉन जोन्स था, जो कि फिनोला का ही पिता है। और इसका मतलब यही था कि फिनोला का पिता अभी भी जिंदा था, और इस बारे में फिनोला को कोई भी जानकारी नहीं थी। इस बारे में उसकी एजेंसी MI6 को तो जानकारी थी, पर उन्होंने जानबूझकर फिनोला को इस बारे में नहीं बताया था, और इसीलिए अभी के समय पर मैडॉक भी ब्रायन से फिनोला को इस बारे में न बताने के लिए बोलता है। और मैडॉक ने अभी के समय पर ब्रायन को फिनोला को ये बात बताने से मना इसीलिए करा था क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानना चाहता था कि MI6 फिनोला से इस बात को क्यों छुपा रही है, और साथ ही वो इस बात को भी जानना चाहता था कि जॉन जोन्स उस माफिया के साथ मिलकर क्या काम करना चाहता है। आगे की कहानी जानने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब